नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के अपने वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेग में परिवर्तन की दर है। तो हम जब भी वेग में परिवर्तन करते हैं, यानी कि कोई वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और उसके वेग में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। वेग में परिवर्तन की दर है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वह होता है त्वरण। जब भी किसी वेग के परिवर्तन में दर होता है परिवर्तन होता है, उसकी दर को हम कहते हैं त्वरण। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वेग में परिवर्तन की दर है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि होती है। विस्थापन ये भी एक सदिश राशि है। संवेग ये भी सदिश राशि है। और बल ये भी एक सदिश राशि है। बल को हम कहते हैं ये बाह्यतम कारक है। बल क्या होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर बाह्य बल लग रहा है, बाहर से कोई दबाव दे रहा है, किसी एक वस्तु विरामावस्था में उसे हम बल लगाकर आगे की ओर खिसका रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, बल। संवेग एक हिलने वाली कार और दूसरी नॉर्मल कार जो चलती है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है और एक ही गति से जा रही है। इन्हें रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संवेग का उपयोग करते हैं। विस्थापन एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, ये कहलाता है विस्थापन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन की वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है। इसे हम लिखते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर से लिखते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग एवं समय के साथ आरेख, यानी समान वेग और गति, हमें इसके बीच में आरेख खींचना, तो आरेख हम खींचते हैं। ये होता है हमारे पास x, ये y, और हम इस बिंदु को मान लेते O। ये हमारे इधर चल रहा है समय और ये चल रहा है वेग। तो हमें बोला गया है समान वेग से गतिमान वस्तु, यानी कि एक समान वेग से चल रही है गतिमान वस्तु का समय के बीच ग्राफ है या आरेख है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि गतिमान वस्तु गतिमान है, पर समय और वेग दोनों ही एक समान है। तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला ग्राफ आता है। तो हमने ये ग्राफ आपको, जिसमें भी अगर ये पूछ लिया जाए कि समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग एवं समय के साथ वस्तु गतिमान है, समय आगे नहीं चल रहा है, या समय का हमें नहीं दे रहा है कि समय आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है वापस, तो हमें क्या करना है, इसमें आती है आपके सीधी लाइन जो ऐसे बनाई जाती है, और वो किस पे आएगी, वेग पर आएगी, कि वो समान वेग से समान समय में गति कर रही है वो वस्तु। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूरी समय आरेख, यानी कि कोई दूरी है और समय है, आरेख में प्राप्त क्षैतिज सीधी रेखा किस गति से संबंधित होती है। यानी कि ये समय हम नीचे लिख रहे हैं और दूरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, y x और ये 0। इस पर अगर हमें क्षैतिज सीधी रेखा, यानी कि सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो वो क्या दर्शाती है, शून्य वेग, यानी कि उसका वेग क्या है, शून्य होता है। यानी कि वेग क्या होगा, उसके परिवर्तन की दर या उसके चलने की गति क्या होगी, शून्य होगी। और हम बात करें बढ़ता हुआ वेग, तो हमारा बढ़ता हुआ वेग हमेशा ऊपर की ओर जाता है, घटता हुआ वेग ये नीचे की ओर जाएगा। और नियत वेग उसमें होगा कि आपके कोई भी वस्तु
गतिमान होगी ही नहीं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन कि दूरी और समय आलेख से प्राप्त क्षैतिज सीधी रेखा किस गति से संबंधित होती है? शून्य वेग से संबंधित होती है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, फोर्थ की ओर। इसमें मिस प्रिंट है आपके, आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक समान वृत्तीय गति से अचर होगा, यानी कि जो एक समान वृत्तीय गति से अचर है, एक समान वृत्तीय गति यानी वृत्तीय गति का मतलब होता है कि वृत्त में जो गति हो रही है, यानी कि राउंड राउंड जो गति हो रही है उससे हम कहते हैं। अचर का मतलब होता है जिसमें कोई चर नहीं हो, तो वो होती है आपके चाल। और रेखीय वेग जो एक समान गति से चलता रहता है, एक दिशा से दूसरी दिशा में एक रेखा की ओर चल रहा है, उसे रेखीय वेग कहते हैं। त्वरण हमने पढ़ ही लिया, ये एक सदिश राशि होती है। और अभिकेंद्रीय बल कहते हैं हम जो सेंटर में लगता है, इसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय। जिसके भी सेंटर में कोई बल लग रहा है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये होता है अभिकेंद्रीय बल। रेखीय वेग होता है समान एक रेखा में जो वेग चल रहा है उसे कहते हैं हम रेखीय बल। और चाल एक समान वृत्तीय गति से अचर होगा, तो वो होगा चाल। चाल किसे कहते हैं? कोई किस चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उसे कहते हैं हम चाल। किसी वस्तु की गति के लिए चाल और समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, यानी कि सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है समय और चाल के बीच में। हम इसे मान ले O, X और Y, ये हमारा ग्राफ का है। ठीक है, हमें बोला गया है अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, ये अक्ष है, अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, ये ग्राफ प्रदर्शित करता है। यानी ये ग्राफ हमें क्या दर्शा रहा है कि ये एक समान गति से क्या कर रही है, एक समान चाल से चल रही है। यानी चाल भी समान है और समय भी साथ साथ में दोनों ही चीज़ चल रही है। तो ये किसको दर्शाता है? एक समान चाल को। असमान चाल में हमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। एक समान त्वरित चाल में पहले ऊपर जाएगी, फिर वापस जितना ऊपर गई उतना नीचे आएगी। ये चलता है, ये समान त्वरित में चलता है और असमान में टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। और विरामावस्था में क्या होता है? शून्य हो जाता है, कुछ भी लाइन हमें प्राप्त नहीं होगी। तो ये था किसी वस्तु की गति के लिए। कोई वस्तु एक गति कर रही है, चाल और समय के लिए चाल और समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो ये ग्राफ हमें क्या दर्शाता है? तो ये ग्राफ हमें दर्शाता है कि ये जो भी कोई वस्तु जो गति कर रही है वो एक समान चाल से गति कर रही है। तो इसका उत्तर होगा कि एक समान चाल से गति कर रही है। फिर आते हैं आपके रिक्त स्थान। गति का समीकरण, आपको गति का द्वितीय समीकरण दिया गया है। ये जो गति का है ये होता है द्वितीय समीकरण। गति के 3 नियम दिए रखे हैं, उसमें से तीसरा नियम का सूत्र पूछा गया है कि तीसरा नियम का सूत्र क्या होता है? S बराबर ut हाफ AT²। ये होता है गति का आपका द्वितीय नियम कि गति का समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT² है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है तो वे कौन सी गति कहलाती है? यानी समय के साथ जो गति लगातार, यानी कि कोई वस्तु है उसकी गति समय के साथ लगातार घटती है तो वे होती है आपके मंदन गति। उस गति को हम क्या कहते हैं? मंदन गति कहते हैं। विस्थापन का अंकित मान क्या होता है जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक है? यानी कि कोई वस्तु है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति भी यही है और अंतिम स्थिति भी यही है, और अंतिम स्थिति को हम v से डिनोट करते हैं। तो अगर प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है तो जो हमारा विस्थापन होता है वो हमेशा शून्य होता है।
और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का कि जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक होती है तो हमारा विस्थापन का अंकित मान कितना आता है, तो आता है 0। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंड का वेग एक समान है इसीलिए पिंड का त्वरण है, यानी कि वेग, कोई वस्तु किस वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है उसका वेग एक समान है इसलिए पिंड का त्वरण होगा, तो वो भी कितना होगा, 0 होगा। ये था आपका फर्स्ट 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कि गति का समीकरण S बराबर UT बराबर क्या है, तो हाफ AT, UT प्लस हाफ AT होगा, तब हमारा गति का द्वितीय नियम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है, यानी कि वो गति है समय के साथ, गति और समय का हम अगर बनाए चाप, यानी कि गति समय के साथ हमेशा घट रही है, तो वो क्या होगा, वो गति हमारी मंदन गति कहलाएगी। फिर ये विस्थापन का अंकित मान क्या होगा जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, यानी कि कोई वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा ही नहीं रही है तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। फिर पिंड का वेग एक समान है इसीलिए पिंड का त्वरण क्या होता है, 0 होता है। तो ये थे आपके 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो रिक्त स्थान से संबंधित थे। फिर आते हैं सत्य असत्य, कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, यानी कि दोनों स्थिति एक होती है तब विस्थापन 0 होता है। हमें सत्य असत्य बताना है, तो ये सही है या नहीं है, तो ये होती है हमारे पास सत्य, कि जब भी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक होगी तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। तो ये आगे वाला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। तो 2 तरह के यंत्र लगे हुए होते हैं, एक दूरी और एक स्पीड मापने के लिए। दूरी वाले यंत्र को कहते हैं हम ओडोमीटर और इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। तो हमें बोला गया है दूरी को प्रदर्शित करता है, तो दूरी को प्रदर्शित ओडोमीटर करता है, तो ये भी हमारे पास होगा सत्य। दूरी को किस यंत्र से नापते हैं, ओडोमीटर, और स्पीड को स्पीडोमीटर से नापते हैं। ये था आपका फर्स्ट, सेकंड असत्य और सत्य में से। फिर हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा 2 है। तो क्या हम औसत वेग, प्रारंभिक वेग माइनस बटा 2 से निकाल सकते हैं? तो ये जो भी औसत वेग का फॉर्मूला दे रखा है ये गलत दे रखा है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 करते हैं तब हमारे पास में औसत वेग निकलता है, तो ये हो गया हमारे पास में असत्य। और सत्य क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग को जोड़ने पर जो भी आता है उसमें 2 का भाग देते हैं तब हमारे पास में निकलता है औसत वेग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्वरण A बराबर V प्लस UT होता है, तो ये होता है आपका असत्य। हमने यहाँ पे माइनस के जगह प्लस किया था, तो इसमें भी यही होता है कि अ होता है त्वरण, V मतलब होता है अंतिम वेग, यहाँ पे प्लस है तो यह हम यहाँ लगाएंगे माइनस U बटा T। V का होता है अंतिम वेग माइनस ये होता है प्रारंभिक वेग।
अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करके जितना समय दिया गया है उसका भाग लगा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा त्वरण। ये था आपका त्वरण का फॉर्मूला। और ये क्या होता है, अगर प्लस है तो ये होगा हमारे पास असत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय का ग्राफ हो सकता है। असमान त्वरित गति से मैंने बताया था आपको कि असमान त्वरित गति होती है जब हमारे पास में ग्राफ क्या आता है, ऊपर नीचे आता है। तो ये होता है सत्य कि हमारे पास में कैसा भी ग्राफ आ सकता है, एक समान गति में नहीं आता है। तो ये क्या कह रहा है, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ का हो सकता है। क्या हो सकता है, असमान स्थिति में आ सकता है, तो ये होगा सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापी जाती है। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 की गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा नापी जाती है। तो ओडोमीटर द्वारा नापी जाती है। विस्थापन समय आरेख का ढाल किस राशि के मान को प्रकट करता है। विस्थापन और समय, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे ये। तो इसमें अगर ढाल आ रही है तो ये किस राशि को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है वेग को। किसको प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। फिर है वेग से क्या अभिप्राय है। वेग से क्या अभिप्राय है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो हम इसे विस्थापन कहते हैं। इसमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे कहते हैं वेग। तो ये होता है हमारे वेग की परिभाषा। फिर आता है एक समान गति किसे कहते हैं। तो एक समान गति एक ही समय में एक समान गति यानी एक ही गति से एक समान यानी कि गति भी क्या होनी चाहिए, सेम, और समय भी सेम होना चाहिए। एक ही समान गति, एक समान गति से कोई वस्तु गति करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। और एक आती है आपके असमान गति, यानी कि समय तो होगा निश्चित पर गति क्या होगी, अनिश्चित। उसे कहते हैं हम असमान गति कहते हैं। एक ही समय में एक समान गति से कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान गति कहते हैं। और इसमें आती है एक समान वृत्तीय गति भी आती है। एक जो वृत्तीय परत में एक समान समय से गति करती है उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
फिर आता है असमान गति के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो असमान गति के फर्स्ट तो हो जाएगा आपका सड़क पर चल रही मोटर कार। फिर दूसरा है पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। हम देखते हैं कि एक सड़क पर चल रही मोटर कार, कभी मोटर गाड़ी स्पीड से चल रही है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर यहाँ पे तेज हो गई, फिर कम हो गई, फिर तेज हो गई, तो ये होती है हमारे असमान गति कहलाती है। और पार्क में कर रहा है एक व्यायाम कर रहा है एक व्यक्ति। व्यायाम करते वक्त कोई फास्ट करता है, वही आदमी थोड़ा धीरे करेगा, फिर तेज करेगा, फिर धीरे करेगा, तो वो क्या कर रहा है, असमान गति से कर रहा है। ये होते हैं आपके असमान गति से कोई दो उदाहरण। तो फर्स्ट हो गया सड़क पर चल रही मोटर कार और दूसरा हो गया पार्क में व्यायाम कर रहा है एक व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे किस प्रकार लिया जाता है, तो वह होता है हमेशा धनात्मक। यहाँ पे है कि वेग की दिशा में, यानी कि जो भी त्वरण है वो वेग की दिशा में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे धनात्मक। और इसी का ही सेकंड क्वेश्चन आता है कि यहीं पे बता देते हैं कि यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो रहा है तो वह ऋणात्मक होगा। और वेग की दिशा में है तो वह होगा धनात्मक। तो ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूरी है किसी वस्तु द्वारा दिशा के सापेक्ष तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई तय की गई दूरी कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु है उसके द्वारा दिशा के सापेक्ष यानी एक ही दिशा में चल रही है और उसकी जो वास्तविक लंबाई यानी उसकी वास्तविक लंबाई होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। दिशा के सापेक्ष तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, को दूरी कहते हैं। फिर है किसी गतिमान पिंड की प्रारंभिक स्थिति, विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिमान पिंड की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। जो सबसे कम दूरी है इसके और इसके प्रारंभिक और अंतिम वेग के मध्य जो भी सबसे कम दूरी है उसे हम कहते हैं विस्थापन। और दूरी आती है आपके कि किसी दिशा में हो रही वास्तविक लंबाई, किसी दिशा के कोई वस्तु है किसी दिशा में जा रही है और उसकी वास्तविक लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो हम उसे लेते हैं दूरी के अंदर। तो ये था आपका विस्थापन की प्रारंभिक बिंदु किसी गतिमान पिंड की प्रारंभिक दूरी व अंतिम बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी जो होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। और दूरी आती है किसी वस्तु द्वारा दिशा के सापेक्ष यानी किसी भी दिशा में अगर इधर जा रही है तो इधर और इधर जा रही है तो इधर, किसी दिशा के सापेक्ष वास्तविक लंबाई को कि यानी कि वहाँ पे कितनी लंबाई में वह दूरी तय की गई है, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये था आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या होती है,
दूरी एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसका परिणाम तो प्राप्त होता है पर दिशा ज्ञात नहीं होती है, इसीलिए कि क्या होती है, अदिश राशि होती है। और विस्थापन इसकी राशि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों ही दिए हुए होते हैं, तो इसका हमें परिणाम भी प्राप्त है और राशि दिशा भी प्राप्त है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये एक सदिश राशि होती है। ये था आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि एक एथलीट त्रिज्या वाली एक गोलाकार पट्टी का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड की समाप्ति पर दूरी और विस्थापन कितने होंगे। यानी कि हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है 40 सेकंड। 40 सेकंड में वह गोलाकार पट्टी का एक राउंड पूरा करता है, यानी एक चक्कर लगाता है। आपके क्वेश्चन है कि एक एथलीट त्रिज्या वाली एक गोलाकार पट्टी का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड की समाप्ति पर दूरी और विस्थापन कितने होंगे। तो ये है गोलाकार पट्टी, ठीक है। आर त्रिज्या यानी कि ये हो गई हमारे पास आर त्रिज्या 40 सेकंड में लगाता है, यानी 40 सेकंड में क्या लगाता है, एक चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 2πr चक्कर लगाता है। दूरी का फॉर्मूला होता है 2πr, तो ये हमने लगा दिया है। तो हम निकालेंगे 1 मिनट के लिए। सबसे पहले हम 1 मिनट में 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है वो निकालेंगे हम। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 2πr/40 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 2 मिनट प्लस 40 सेकेंड को हम चेंज करेंगे। हमारे पास में सारे डिजिट हमने सेकेंड में लिए, तो इस मिनट को भी हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट में हमारे पास 60 होते हैं, 2 मिनट में 120 हो जाएंगे। 120 प्लस 40 सेकेंड, तो कितने टोटल सेकेंड, 160 सेकेंड आ जाएंगे। तो 160 सेकेंड में 160 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर 2πr/40 और गुणा में 160। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। 2πr को हम गुणा करेंगे 4 से, तो 2 चौक 8πr। तो ये आपके सूत्र आ जाता है कि दूरी और विस्थापन कितने होंगे, 8πr दूरी और विस्थापन होगा हमारा। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाता है, 8πr। और 8πr आता है तो दूरी और विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसे आप उतार लीजिए। ये था आपका 18 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 19 की ओर। 19 से निम्न को परिभाषित कीजिए। तो विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले हम ए को लेते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, ये एक सदिश राशि है और इसकी परिभाषा होती है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक स्थिति
से अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं यानी कि हमने पहले भी परिभाषा पढ़ ली कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही इसके बीच में जो सबसे कम दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया हमारे विस्थापन की परिभाषा। फिर लेते हैं वेग। वेग किसे कहते हैं? वेग को परिभाषित कीजिए। वेग किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये था वेग की परिभाषा। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।